अस्सलाम वालेकुम। सेहत सियासत की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी दिल की सीरीज़ की पहली टॉपिक जिस इज़ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन उस पर बात कर रहे थे। उसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम रिलीज़ कर चुके हैं और आज हम उसके थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फो देंगे। आप लोगों के कॉन्टिन्यूस फीडबैक के थ्रू हमें ये बात पता चली है कि आप लोग चाहते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली इस चैनल पे हेल्थ की बात करें, और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने एक्सक्लूसिविटी कर दी है कि सेहत सियासत पे हम सिर्फ हेल्थ की बात किया करेंगे। और इसके अलावा हम एक और नया चैनल बना रहे हैं जिसका नाम होगा माइंड्स एंड मैटर्स। जल्द इंशाल्लाह आप उस पर मज़े मज़े की वीडियोस देख सकेंगे, और उसमें हम जनरल टॉपिक्स पे बात करेंगे, फिर करंट इश्यूज़ पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। और उसमें मेनली हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर फरहान शौकत, जो हमारी टीम का हिस्सा है, वो उस पर बेसिकली लीड लेंगे, और हेल्थ सीरीज़ के अंदर सेहत सियासत पे मैं बात किया करूँगा। सो इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि जैसे आप पहले हमें सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही हमारे नेक्स्ट न्यू चैनल पे माइंड्स एंड मैटर्स पे भी आप लोग हमें सपोर्ट करते रहोगे। सो इसी के साथ आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, आज हम पार्ट 3 या सीरीज दिल की सीरीज़ की एपिसोड 3 के ऊपर बात करेंगे, और हमारा टॉपिक है कार्डिक रिहेबिलिटेशन। कार्डिक रिहेबिलिटेशन क्या है? बहुत से लोगों के लिए ये एक न्यू वर्ड होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में। कार्डिक रिहेबिलिटेशन बेसिकली उन लोगों के लिए एक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो मरीज या वो अफराद जिनको दिल की बीमारी लाहक हो चुकी है, जिनको हार्ट अटैक आ चुका है पहले से, उनको एक ऐसे प्रोग्राम में इनरोल किया जाता है। उनको एक्सरसाइज, डाइट और कुछ और चीज़ों के थ्रू ऐसे प्रोग्राम में इनरोल किया जाता है कि वो अद्वियात के साथ साथ खुद से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे मज़ीद दिल की बीमारी बढ़ने का खदशा कम हो जाता है, और उसमें खातर खा बेहतरी भी आती है। तो कार्डिक रिहेबिलिटेशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। यूजुअली कार्डिक रिहेबिलिटेशन के पूरे बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, और बाहर की दुनिया में अगर देखा जाए तो मैं जब अमेरिका में था, मैंने उधर देखा कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स थे, जो हमारे यहाँ पर इतने बड़े अस्पताल नहीं हैं जितने बड़े उधर कार्डिक रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जहाँ पर दिल के मरीज आते हैं, उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, उनको अपनी बीमारी के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उनको अद्वियात का इस्तेमाल सिखाया जाता है, उनको एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, उनको खुराक के बारे में बताया जाता है, और उससे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है दिल के मरीजों को। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, नॉट इवन इन द बिग कार्डिक हॉस्पिटल्स। तो हम जो प्रॉपर कार्डिक रिहेबिलिटेशन है वो तो शायद नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कार्डिक रिहेबिलिटेशन की जिनको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा, और उसके साथ आपको फ़ायदा ये है कि आप घर पे बैठे हुए अपने घर में उन एक्सरसाइजेस को, उन खुराक के तरीकों को, और कैसे अपनी अद्वियात इस्तेमाल करनी है वो करके आप घर पे कुछ ना कुछ कार्डिक रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। सो नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। याद रखिए, कार्डिक रिहेबिलिटेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज या फिजिकल ट्रेनिंग। नंबर 2, राइट डाइट। राइट डाइट विच इज राइट फॉर योर हार्ट, आपके दिल के लिए जो अच्छी खुराक है। नंबर 3, अगर कोई भी तंबाकू नोशी कर रहे हैं मरीज, या पहले से शराब नोशी कर रहे हैं, या किसी भी नशे की लत में मुब्तला हैं दिल की बीमारी होने के टाइम पे, तो उनको काउंसल किया जाता है कि वो उससे क्विट करें। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि मरीज के जहनी असरात क्या हैं, मरीज आया डिप्रेशन में है, उसको कोई एंजाइटी है, बीमारी से कोई परेशानी है, या घरेलू परेशानी है, या कोई भी किसी किस्म का जहनी दबाव है, उसका इलाज किया जाता है। एंड फिफ्थ कंपोनेंट, जो 5वां कंपोनेंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने से मुराद है शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और इसी के साथ साथ चिकनाई या हाइपरलिपिडीमिया जिन लोगों को होता है, जिन लोगों के अंदर चिकनाई का प्रॉब्लम है ब्लड के अंदर, उसको ट्रीट करना। तो ये 5 कंपोनेंट्स मिलके कार्डिक रिहेबिलिटेशन बनाते हैं। इन 5 कंपोनेंट्स में हम बारी बारी डिटेल में बात करेंगे, ताकि वो लोग जो घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और दिल की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। नाजरीन,
कार्डिक रिहेबिलिटेशन का फ़ायदा क्या है? एक बहुत बड़े लेवल पर एक तहकीक की गई थी, बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था जिसमें कार्डिक रिहेबिलिटेशन की आउटकम्स देखे गए थे कि जो मरीज़ दिल का अटैक आने के बाद, दिल की बीमारी होने के बाद कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आया उनमें क्या फ़ायदा देखा गया? इससे 5 बड़े फ़ायदे जो थे वो अख्ज़ किए गए थे। नंबर 1, कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जो लोग एनरोल करते हैं, देखा यह गया है कि उन लोगों में दिल का अटैक दोबारा होने का, सेकंड एपिसोड होने का चांस 30 to 40% कम हो जाता है। 30 से 40% कमी आती है दोबारा हार्ट अटैक होने के अंदर। फिर दूसरा बड़ा फायदा इसका यह है कि जिन लोगों को कार्डिक रिहेबिलिटेशन में एनरोल किया जाता है दिल की बीमारी के बाद, उन लोगों में दिल की वजह से मौत का चांस भी 30 to 40% कम है। वो लोग अस्पताल में दाखिल भी कम होते हैं और बाद में उनमें देखा गया है कि अमवात का भी जो शरह है वो बहुत कम है उन लोगों से जो किसी कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या एक्सरसाइज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते। देन इसका चौथा बड़ा फायदा ये देखा गया, तीसरा बड़ा फायदा, कि चेस्ट पेन बहुत कम हो जाती है उन लोगों में जो कार्डिक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। चेस्ट पेन कम हो जाती है और कई सूरत में ऐसा भी देखा गया है उन मरीजों को अद्वियात की कमी भी करनी पड़ती है, बहुत कम अद्वियात इस्तेमाल करके वो अपना हेल्दी हार्ट रख सकते हैं क्योंकि वो खुद से एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छा खाना खा के और स्ट्रेस से बच के, अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करके बेहतर जिंदगी गुजार पाते हैं। देन ये देखा गया है कि जो लोग कार्डिक रिहेबिलिटेशन का पार्ट बनते हैं वो अपने रिस्क फैक्टर्स बहुत अच्छे कंट्रोल कर पाते हैं। जाहिर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खुराक ले रहे हैं, तो उससे उनकी शुगर भी कंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहती है और चर्बी के जो मसाइल हैं उससे भी वो दो चार नहीं होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक बहुत अच्छा फायदा है कार्डिक रिहेबिलिटेशन का, वो ये है कि आप अपना वजन कम कर पाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अहम कंपोनेंट जो है वो एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से मरीज डेफिनेटली वजन लूज करता है। फिर खुराक के अंदर फैट्स कम करते हैं तो डेफिनेटली उससे भी मरीज वजन लूज करता है। ये 5 फवायद वो हैं जिनको बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च करके, इस पे सोच विचार करके, इसकी खोज करके इन 5 पॉइंट्स पे पहुंचा गया कि ये 5 फायदे तो डेफिनेटली उन मरीजों को मिलते हैं जो कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कार्डिक रिहेबिलिटेशन के फर्स्ट कंपोनेंट पे, जो कि है फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल ट्रेनिंग। असूलन बाहर के मुल्कों में जैसे हो रहा है कि दिल के अस्पताल से जब मरीज को बीमारी के लड़ने के बाद, उसका इलाज होने के बाद, जो भी उसका स्टेंट किया गया है, उसको बाईपास किया गया या अद्वियात के साथ उसको ट्रीट किया गया है, उसके बाद उसका इंडिविजुअलाइज्ड, उसकी सेहत के मुताबिक, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि इसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी खुराक कैसी होनी चाहिए, इसकी शुगर कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करेंगे। उन सब चीज़ों को जहन में रख के एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाया जाता है और वो उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसको उस पर गाइड किया जाता है। और साथ ही साथ उसकी थ्रू आउट उस टाइम पीरियड में जब तक वो उस प्रोग्राम में है उसकी हेल्प भी की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में नहीं है, तो मैं आपको जो गाइडेंस दूंगा वो एक जनरल गाइडेंस है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने दिल के डॉक्टर से मशवरा करें इन एक्सरसाइजेस को इस्तेमाल करने से पहले। नंबर 1, एक्सरसाइज करने में हम जो सबसे बेहतरीन वर्जिशें हैं दिल के मरीज के लिए जो हार्ट अटैक के बाद रिकवरी की मोड में है, उसमें ब्रिस्क वॉक है, जो कि स्टार्ट पे स्लो पेस्ड वॉक होनी चाहिए और अल्टीमेटली आहिस्ता 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 अपनी कैपेसिटी को देखते हुए वॉक को इंक्रीज करना चाहिए। ये याद रखें कि कैसे पता चलेगा कि कितनी वॉक आपके लिए बेहतर है जो दिल के मरीज हैं। अगर वॉक करने वक्त आपको सीने में कुछ दबाव, धड़कन में कुछ तब्दीली बहुत ज्यादा, या डिजीनेस फील हो, बेहोशी वाली हालत हो, या सांस बहुत ज्यादा फूले, तो इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसे मरीजों को अपने डॉक्टर से मशवरा करके पहले अपनी स्टेट को बेहतर करना चाहिए और उसके बाद वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वो मरीज जो नॉर्मल वॉक कर पा रहे हैं, उनके लिए एक आसान मेजरमेंट ये है कि जिस वॉक के ऊपर आपको मध्यम सांस महसूस हो, वो वॉक आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसी वॉक नहीं करनी चाहिए जिसको करने से आप हालो बेहाल हो रहे हैं और आप पे छाती पे स्ट्रेस आ रहा है। ऐसी वॉक बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन स्लो पेस्ड वॉक जरूर कर सकते हैं। फिर लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, देन साइकिलिंग कर सकते हैं, फिर एलिप्टिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एलिप्टिकल मशीन्स होती हैं जिनके ऊपर पैडलिंग की ऑप्शन होती है और उसको हम एलिप्टिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। वो बहुत मुफीद हैं दिल की बीमारी के लिए।
देन कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज में डिफरेंट एक्सरसाइजेज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पिलाटेस है, योगा है। इसमें से योगा आजकल बहुत फेमस एक्सरसाइज है, और योगा डेफिनेटली दिल के मरीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इसके अलावा वो मरीज जो दिल की बीमारी होने के बाद फील करते हैं कि उनको 2 महीने 1.5 महीना गुजर गया है और अब वो लाइट वेट्स भी उठा सकते हैं, तो वो मरीज डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। लाइट वेट से स्टार्ट करें और आहिस्ता 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 अपनी कंडीशन के मुताबिक हैवी वेट्स की तरफ आप जा सकते हैं। सब मरीज शायद ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग करते थे दिल की बीमारी होने से पहले, उनके लिए शायद ये आसान होगी एक्सरसाइज लेटर ऑन ड्यूरिंग द रिकवरी फेज। सो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कार्डिक रिहेबिलिटेशन के सेकंड कंपोनेंट पे। सेकंड कंपोनेंट है वो खुराक या ऐसी डाइट जो आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद है और आपको दिल के नुकसान नहीं देगी। ऐसी खुराक में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद खुराक देखी गई है वो है जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे मुनहसर करती हो। इसके अलावा चिकनाई का इस्तेमाल खाने में कम से कम, और वो चिकनाई का इस्तेमाल किया जाए जो कि अनसैचुरेटेड फैट्स या ऐसा फैट जो कि दिल के लिए मुज़र सेहत नहीं है, ऐसा फैट इस्तेमाल किया जाए। इसमें वो देसी घी जो घर पे मलाई के साथ निकाला गया है वो बहुत मुफीद है। जैतून का तेल वो तेल है जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ ही नट्स, लेग्यूम्स, ये बहुत अच्छी खुराक है दिल के मरीजों के लिए। इसके बाद पैकेज्ड आइटम, डब्बे की खुराक, उससे जितना परहेज किया जाए बेहतर है। फिर कोशिश की जाए कि फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाएं, ना कि हाफ फैट या वो के जो कि प्रोसेस्ड फूड में कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि गोश्त का इस्तेमाल, स्पेशली बीफ का इस्तेमाल और जो देसी मुर्गी इस्तेमाल की जाती है उसका इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है और वो दिल की बीमारी बढ़ाने में कार फरमा हो सकता है। इसके अलावा सोडियम या नमक का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें जो कि पैकेज्ड आइटम में आ रही है, जो डब्बे की फॉर्म में आ रही है, तो उस पर ज़रूर इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और उसमें सोडियम की मिकदार देखें कि उस प्रोडक्ट में सोडियम की मिकदार कितनी है। फिर इसी के साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देखा गया रिसर्च में कि बहुत मुफीद हैं आपके दिल के लिए। हमारे कोलेस्ट्रॉल के मैकेनिज्म को, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड है, जिसमें सीड्स हैं डिफरेंट किस्म के, जिसमें बहुत फेमस चिया सीड्स हैं या तुखमलंगा जिनको बोलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं दिल के मरीजों के लिए। इसके अलावा आजकल सप्लीमेंट्स की फॉर्म में टैबलेट्स, कैप्सूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। वो भी अच्छा ऑल्टरनेट है डाइट के अलावा, अगर मरीज इस्तेमाल करना चाहें अपने कोलेस्ट्रॉल को और अपनी चिकनाई के मसलों को बेहतर रखने के लिए। इसी के साथ ही पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, कोई भी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसका असर आपके दिल पे आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि मरीज बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, अपना खाने का पोर्शन छोटा रखें। समझ लें कि अगर आपको एक रोटी की भूख है तो असूलन ऐसे मरीज को आधी रोटी पे रुक जाना चाहिए। बेशक 3, साढ़े 3, 4 घंटे के बाद वो फिर से आधी रोटी खा ले, लेकिन एक टाइम की खुराक को जितना महदूद करेंगे उतना बेहतर है दिल के मरीजों के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल शुगर या एडिड शुगर को भी जितना अवॉइड करेंगे दिल के मरीज, उनके लिए उतना बेहतर है। खास तौर पे अगेन मैं समझाऊंगा कि जो डब्बे की खुराक है, जो डब्बे में चीज़ें बंद आती हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, उन पे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें। अगर उसमें एडिड शुगर ज़्यादा हैं तो प्लीज़ ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। इसके अलावा वो लोग जो शराब नोशी की लत से दो चार हैं, दिल की बीमारी से लड़ रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों के लिए एक मशवरा है कि अल्कोहल जो है वो दिल के लिए बहुत ही मुज़र सेहत साबित हो सकती है, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की जा रही है तो। इसलिए वो लोग जो शराब नोशी करते हैं उनको शराब नोशी क्विट करनी चाहिए अपनी दिल की बीमारी से फाइट करने के लिए। नाज़रीन, अगला कंपोनेंट कार्डिक रिहेबिलिटेशन का प्रॉपर मेडिकेशन। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि मरीज दिल की बीमारी होने के बाद शुरू के कुछ माह, 1 से 2 माह तो बहुत रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं, बट डेफिनेटली जब उनकी सेहत थोड़ी बेहतर होती है, उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, उनकी अलामतें बेहतर हो जाती हैं, तो वो मेडिसिन क्विट करना शुरू कर देते हैं, उसमें इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं या ऑल ओवर उसको छोड़ ही देते हैं। देखिए,
मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दिल की बीमारी के अंदर। रिसर्च में ये देखा गया है कि वो लोग जो बीमारी के बाद, दिल के अटैक के बाद कंटिन्यूसली मेडिकेशन इस्तेमाल करते रहते हैं, स्पेशली खून पतला करने की मेडिकेशन, धड़कन को कम करने की मेडिकेशन और चर्बी कम करने की मेडिकेशन, इन लोगों में खातिर खा बेहतरी आती है बीमारी के अंदर। और कई दफ़ा देखा गया है कि वो लोग उस एक हार्ट अटैक के बाद अगर वो लोग दवाई की कंप्लायंस बहुत अच्छी रखते हैं तो शायद उनको दोबारा कभी हार्ट अटैक नहीं होता है, या वो दिल की वजह से मौत के चांस से बच जाते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। इसलिए जो भी मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, प्लीज़ उसको रेगुलरली इस्तेमाल करें। अगला कंपोनेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी चल रही है, आप जहनी तौर पे किसी दबाव का शिकार हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें, किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से मदद लें और उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करें। देखने में आया है कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारी के लिए। इसलिए वो लोग जो दिल की बीमारी से डील कर रहे हैं, हार्ट अटैक से डील कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट से भी ज़रूर मिले। उसके साथ वो उनकी जनरल मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकता है और असेस कर सकता है कि वो अपनी बीमारी से कैसे कोप कर रहे हैं, और उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर वो किसी परेशानी से दो चार हैं अगर, तो उससे हम कैसे बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। लास्ट कंपोनेंट इज एडिक्शन। अगर कोई भी मरीज जो दिल की बीमारी से फाइट कर रहा है और वो दिल की बीमारी होने से पहले सिगरेट नोशी, शराब नोशी, किसी भी किस्म के नशे की लत में मुब्तला था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कार्डिक रिहेबिलिटेशन का हिस्सा बनने के बाद ऐसी जो नशावर चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। स्पेशली सिगरेट और अल्कोहल, शराब, इनका दिल पे बहुत बुरा असर है, दिल की शरियानों पे बहुत बुरा असर है, खून की शरियानों पे सॉरी। और इससे देखा गया है कि बहुत खा इंक्रीज़ करती है बीमारी वो लोग जो शराब या सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके इर्द गिर्द, आपके घर में जो लोग दिल की बीमारी से फाइट कर रहे हैं, उनको बार बार काउंसिल करें सिगरेट नोशी क्विट करने से और शराब नोशी क्विट करने से। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा कार्डिक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम आज अपने अख्तिताम पे पहुंचता है। और हमारी दिल की बात सीरीज़ का जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने हार्ट अटैक को डिटेल में डिस्कस किया, उसकी भी आज ये कड़ी की अख्तिताम है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हार्ट अटैक क्या है, उसमें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, उसमें कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, उसमें क्या अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और उसमें एंजियोग्राफी का क्या मतलब है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है। और फिर हमने बात की बाईपास ऑपरेशन पे। और आज हमने बात की है कि जब दिल की बीमारी हो गई है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं अपने दिल की बीमारी को बेहतर करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। कार्डिक रिहेबिलिटेशन का जो टॉपिक है ये बहुत लेंथी टॉपिक है, और इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो हम हर कंपोनेंट पे एक एक दो वीडियोस बना सकते हैं। डेफिनेटली वो जनरल पब्लिक के तो शायद इतने काम की नहीं है, लेकिन वो लोग जो दिल की बीमारी से डील कर रहे हैं, दे नो कि कितनी खतरनाक बीमारी है और किस तरह लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करती है बीमारी। उसी के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं जितनी भी मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक। इसके अंदर कोई मैं चीज़ मिस कर गया हूं, अगर आप कोई चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूंगा। इसी के साथ ही आज आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और न्यू हेल्थ प्रॉब्लम जो कि डेफिनेटली दिल की बात सीरीज़ का ही हिस्सा होगी, तो कार्डिक इशू के ऊपर एक और हम बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ ही अस्सलाम वालेकुम।